चलो आज बोर मॉडल को गलत प्रूव करते हैं ना। क्या नाम है? तो बात करते हैं किसकी, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहीं से बोर मॉडल की सारी परेशानियां, मतलब बोर मॉडल क्या हुआ, गलत प्रूव हुआ ना। अच्छा, बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे, उसने तो उसका रेडियस भी निकाल दिया, उसकी वेलोसिटी भी निकाल दी। यानी उसने तो एग्जैक्ट बता दिया कि कौन से कितने डिस्टेंस में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर माना था, पार्टिकल नेचर। अब तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा हो गया, डुअल नेचर। तो कहता है कि अब जब नया साइंटिस्ट हेजनबर्ग आया, उसने बोला कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिडी किसके लिए था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ना, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। कहता बहुत ही छोटा पार्टिकल जैसा अगर इलेक्ट्रॉन है, कहता हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। पोजीशन निकालने जाएंगे तो किस में एरर आ जाएगा, मोमेंटम में। मान लो हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालने गया, उसकी वेलोसिटी कुछ और थी वहां पे, तो उसका चेंज क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया भाई, मास इनटू वेलोसिटी। हम वेलोसिटी निकालने गए तो उसकी पोजीशन चेंज होगी इतनी देर में, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कहता है कि ये जो पोजीशन और मोमेंटम अगर साइमल्टेनियसली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट वाली बात ही गलत है। तो उससे तो हम सब कुछ निकाल पा रहे थे ना, सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस भी निकाल लिया था हमने, उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल ली थी। तो कहता है वो बातें क्या है, गलत है। तो मतलब वो वाली सारी कहानी तो गलत होगी। फिर उसी के बाद फिर आगे चल के एक नई चीज आएगी, ऑर्बिट के अलावा एक और चीज क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल। ऑर्बिट के अलावा एक और चीज क्या आएगी, ऑर्बिटल। तो आगे वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ेंगे। पर इसने ये बात बोली, इसका प्रिंसिपल क्या था, कि हम साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है बात है। अच्छा, तुम फिजिक्स में फोर्स तक पहुंच गए क्या, फोर्स क्या चीज होता है। अच्छा ऐसे नहीं, देख मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता, एम ए, और कुछ सोचो क्या होता है, एम जी। तुमने कभी ऐसा नहीं सुना, ये एफ इज इक्वल टू एम ए डिराइव कैसे करते थे तुम, याद करो, तुमने ऐसे कभी पढ़ा होगा, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा किसी ने नहीं सुना, सुना ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। उसकी अब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिजिक्स वाली चीजें बोलनी नहीं है। टी इज इक्वल टू एफ बाई पी। क्या बताया, समझ नहीं आया, दोबारा बोलो क्या बताया। टाइम इज इक्वल टू फोर्स बाय, ना, मोमेंटम बाय फोर्स तो फिर भी सही लग रहा है। हाँ, तो उल्टी बात होगी, उस एक ही बात का भाई, है ना। तो बोर ने क्या अज्यूम किया था, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर, पर वो बातें सारी क्या थी, गलत थी। तो पहले तो एक लाइन वो लिख देते हैं, बोर वाली गलत कर देते हैं। ठीक है, तो लिखो, बोर कंसिडर्ड particle nature of electron and its position and momentum can be determined. ठीक है, तो इसने तो क्या कंसिडर करा, पार्टिकल नेचर। पर जब डी ब्रॉगली आया, इसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होगा, डुअल नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर भी और कैसा, वेव नेचर। कहता अगर वेव नेचर माने तो फिर तो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन तो कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, अगला पॉइंट लिखना, बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज considered in form of wave as suggested by de Broglie,
it is not possible to calculate exact position and momentum. और यहीं से फिर कौन सा आया, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। तो उसने क्या बोला, ये देखना ये सारी बातें चल रही है 1930 1928 के आसपास की ना। उसके बाद ही फिर नया मॉडल आया, और जो अब तक हम पढ़ते आ रहे कौन सा, जो क्वांटम नंबर्स वाली कहानी हम पढ़ते हैं ना, सबसे लास्ट में वही है। उसके बाद आगे की अपने को कोई कहानी नहीं पढ़नी, अपने सिलेबस वहीं तक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसने क्या बोला हेजनबर्ग ने, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जैसा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका हम क्या नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो यहां से अब पहली स्टेटमेंट आएगी किसकी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो लिखो इट इज इम्पॉसिबल, ये स्टेटमेंट है ना। टू कैलकुलेट exact position and momentum साइमल्टेनियसली, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, एक साथ निकालने हैं ना, साइमल्टेनियसली ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक। अच्छा माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसका मास क्या होगा, बहुत ही कम, बहुत छोटा पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो यही स्टेटमेंट थी ना, इसको मार्क कर देते हैं। अब इसने कुछ मैथमेटिकल रिलेशन दिया, उसके बारे में बात करते हैं ना, क्या इसने मैथमेटिकल रिलेशन दिया। उससे बहुत सारी चीजें हम डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ना, और फिर सॉल्व करने के लिए भी कुछ चीजें देखेंगे क्या बताया इसने। अब दो चीजें हैं, पोजीशन और मोमेंटम। पोजीशन निकालने जाएंगे तो किसमें चेंज आएगा, मोमेंटम में, मतलब कुछ चेंज इन मोमेंटम आ सकता है। पोजीशन निकालने जाएंगे तो किसमें चेंज आएगा, मोमेंटम निकालने जाएंगे तो पोजीशन में, तो उसका कुछ चेंज इन क्या होगा, पोजीशन। तो यहाँ दो फैक्टर होते हैं, एक तो क्या चीज होता है, चेंज इन पोजीशन, और एक क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। उसके बीच में इसने एक मैथमेटिकल क्या दिया था, रिलेशन दिया था ना। ठीक है, तो उस मैथमेटिकल रिलेशन पे कोई एक आधा क्वेश्चन या तो डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे पूछ लेता है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट हम जो लिखेंगे उनमें से पूछ लेगा, या उस पे सॉल्व करवाने पे पूछ सकता है ना। ये नोट कर लिया सभी ने, चले आगे। अब एक बार सुनना, बाद में नोट करना, एक दो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, इसने दो तीन चीजें बोली, जैसे मैं लिखूं डेल्टा एक्स। अच्छा डेल्टा एक्स का मतलब क्या चीज है, चेंज इन, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन मान लो पहले यहाँ पे है, बाद में यहाँ चला गया, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 थी, यहाँ से x2, तो चेंज क्या हो गया, x2 माइनस x1। यानी कि ये डेल्टा x क्या, चेंज इन पोजीशन, या इसका एक वर्ड लिखा मिलता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। भाई कितनी पोजीशन अनसर्टेन है, कि पहले कहीं था फिर कहीं था, तो मतलब कितना पोजीशन में चेंज हो गया। फिर एक चीज है डेल्टा पी, पी रिप्रेजेंट मोमेंटम, तो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें इसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। एच क्या चीज है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जो अभी तक चल रहा था प्लैंक्स कांस्टेंट, वही यहाँ पे एच है। तो एच रिप्रेजेंट्स प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखना कभी कैलकुलेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर इनइक्वालिटी थोड़ा ना सॉल्व करेंगे। मान लो डेल्टा एक्स दे दे, डेल्टा पी निकालना पड़ जाए, तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन ले लेते हैं ना। और कैलकुलेशन हम क्या यूज कर लेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर मान लेंगे, एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये किसके लिए यूज करेंगे, फॉर कैलकुलेशंस। अब एक बात बताओ, अब बार बार हम एच की वैल्यू रखें, 4 पाई डिवाइड करें तो बड़ा टाइम लगेगा ना। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34। चार तो पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14,
मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, इससे अच्छा तो क्या एक रट ही जाएंगे बात। देखना कितना सुंदर होगा। h अपॉन 4 पाई इज 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन क्या? तो एक तो मैं बार बार डिवाइड करूं भाई, अगर यही फॉर्मूला यूज होना है हर बार h अपॉन 4 पाई के इक्वल टू रखना है, तो h की वैल्यू पता है अपने को, पाई पता है, 4 पता है, या तो बार बार डिवाइड करें, नहीं तो सीधा एक फैक्टर देखना 10⁻⁻34 तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो किस में आता है, प्लैंक कांस्टेंट में। एक नंबर क्या याद करना पड़ेगा, 0.527। क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी कि एक गिवन होगा दूसरा निकालना होगा, ये नंबर पता ही है, सीधा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा करते हैं रीअरेंज। कहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया था उसने कि ये मोमेंटम, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हम अभी ना, ये सिर्फ उसने जब वेव नेचर अज्यूम किया तो बार बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेके पोजीशन निकाला था मोमेंटम कितना, तो हर बार वैल्यू या तो h अपॉन 4 पाई के बराबर आ रही थी या उससे क्या आ रही थी, ज्यादा, तो इसने उसको रिलेट किया ना। अब एक बात बताओ, मोमेंटम के बारे में भी हमने लिखा था, फोर्स क्या चीज होता है तो बता भी। अभी फिर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, सही है क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स। यहां से बताओ डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी क्या एफ इंटू डेल्टा टी लिख दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा पी क्या हो गया, एफ इंटू डेल्टा टी। इसको उठा के ऊपर पटक देंगे और डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन में क्या करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह क्या रख दो, एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, किसके बराबर आ गया, एच अपॉन में 4 पाई। अच्छा अब किससे पूछूं, तू बता दे, तेरी फिजिक्स अच्छी लग रही है मेरे को। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, किसने बोला, वर्क सुनेगा, वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही हो गया, यानी कि फोर्स की यूनिट को मल्टीप्लाई अगर डिस्टेंस से कर दिया जाए तो वो क्या देता है, वर्क, और वर्क की यूनिट क्या, जूल, जूल का मतलब एनर्जी हो गया, जूल का मतलब क्या चीज है, एनर्जी, मतलब वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या चीज बताता है तुम्हें, वर्क मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे भी देखो डेल्टा एक्स क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई, यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ पोजीशन, और एफ क्या चीज है, फोर्स। क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी। बताओ एक बार, ये बात सही लग रही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर भी यहाँ पे चेंज इन पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ ई। तो क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी एच डिवाइडेड बाय में 4 पाई। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, सीधा एक्सप्रेशन पूछा हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये एक्सप्रेशन पूछा हो, 4 ऑप्शंस थे उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या था उसमें, करेक्ट था, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखना ये याद थोड़ा ना रहेगा पेपर में, इतने सारे एक्सप्रेशन तो नहीं याद रहेंगे, तो याद शुरू वाला करेंगे कौन सा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब उन्होंने सिर्फ रीअरेंज करा है, यहाँ पे हमने चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखा, डेल्टा पी को एफ इंटू डेल्टा टी, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे E स्टैंड्स फॉर क्या चीज है, एनर्जी, और T स्टैंड्स फॉर क्या है, टाइम, और यहाँ T स्टैंड्स फॉर क्या है, टाइम। मतलब डेल्टा E का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, और डेल्टा T का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो डेल्टा E इंटू डेल्टा टी किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो एक बार इतना नोट करो, कई सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसमें ना, और भी लिखते हैं 2-3, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़ा फिजिक्स में सर, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूले लिख लो सभी, मतलब सभी लिखना, तो फॉर्मूला लिखने फिर क्वेश्चन आएगा इस पे, एक वो लाल डब्बे वाला, एक लाल डब्बे वाला। डेल्टा एक्स हमारे लिए क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब अगर मैं वैसी बात करूं, एक कोई चीज यहाँ थी, यहाँ चलेगी, तो दोनों का अगर डिस्टेंस माइनस कर दे तो क्या बता रहा होगा वो, डिस्प्लेसमेंट ही। तो वो क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, वर्क का मतलब एनर्जी, तो उसको क्या लिख दिया, एफ इंटू डेल्टा एक्स को डेल्टा ई लिख दिया। सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे तो हम चीजें डिराइव कर पाएंगे ना, पहला एक्सप्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के लिए एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी, किसमें, कैलकुलेशन में इनइक्वालिटी थोड़ा ना सॉल्व करेंगे। मान लो डेल्टा एक्स देते, डेल्टा पी निकालना हो, तो अगर मैं कहाँ पे, तो अगर कैलकुलेशन के लिए फिर से इक्वल लगा लेंगे, अगर कैलकुलेशंस करनी हुई तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना,
मिनिमम में कितना होगा चेंज एच अपॉन 4 पाई का, उससे ज्यादा हो सकता है। इक्वल तो क्या मैं वो बड़ा हो तो क्या हो गया, मिनिमम चेंज कितना हो सकता है भाई, हम तो क्या मान के चलेंगे, हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, तो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमारे हिसाब से तो हम एग्जैक्ट कहानी पे चल रहे होंगे। तो तुम्हारा मैथ चेक कर लेते हैं ना। ये जूल पर सेकंड है, जूल सेकंड है। क्या हो गया, जूल सेकंड। एच की यूनिट क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, जूल सेकंड, तो ये जूल सेकंड में आएगा। 4 और पाई की तो कोई यूनिट ही नहीं है, वो तो मैथमेटिकल नंबर है। इस पे सॉल्व कराने वाले क्वेश्चन कम आते हैं, एक्सप्रेशन वाले ज्यादा आते हैं ना, वो भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इस पे। अच्छा, मोमेंटम का और कोई फॉर्मूला पता है तुम्हें? मोमेंटम क्या चीज होती है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ से मास में भी कुछ चीजें चेंज करते हैं ना, मास और वेलोसिटी की फॉर्म में एक और फॉर्मूला ले आते हैं, फिर ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ले आएंगे एक आधा और। अब खत्म हो तो डी ब्रॉगली इसके साथ जोड़ लेंगे ना, डिफरेंशिएशन पढ़ा सभी ने। वो था तो जब खुद से कर डिफरेंशिएशन कर फोर्स में इसे फोर्स फोर्स में, फोर्स निकालने वो तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया तो फोर्स आया। नोट कर लो तो बताना। चले आगे, अब आगे देखो फिर से। अब सभी को क्या पता है मोमेंटम क्या चीज होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू में v। अगर मैं दोनों तरफ चेंज लूं, मैं यहाँ पे डेल्टा P निकालूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे भी चेंज लेना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ एम इंटू में v। अच्छा, मास चेंज हो सकता है क्या, मास तो क्या रहा होगा कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम चेंज नहीं कराएंगे, तो यहाँ पे डेल्टा P क्या लिख देंगे भाई, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे एम इंटू डेल्टा, लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब एक्सप्रेशन क्या था तुम्हारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, एच अपॉन 4 पाई। अच्छा, डेल्टा पी की जगह क्या रख दे यहाँ पे, एम इंटू में डेल्टा पी रख दे डेल्टा पी की जगह। अभी निकाला हमने डेल्टा पी इज एम इंटू डेल्टा पी, तो क्या हो गया एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो यहाँ से बताओ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या बन गया, एम नीचे ले, एच अपॉन में 4 पाई एम। एम क्या चीज होगा यहाँ पे, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल की, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास। तो यहाँ पे अगर लिखें एम क्या चीज है, एम इज मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। अच्छा, डेल्टा वी क्या चीज है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कहाँ पे, हाँ एम कॉन्स्टेंट ही मास, भाई मास वो तो पार्टिकल का मास बताएगा ना, कौन सा है पार्टिकल उसका मास रखेंगे, कि जो भी पार्टिकल होगा मास, उसका मास तो अलग अलग हो सकता है, जो भी मूविंग पार्टिकल है वो है वैल्यू फिक्स, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो रखना तो पड़ेगा। अब इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना,
पर इस पे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये नोट कर लो एक बार, फिर तुम खुद एक फार्मूला बताओगे मेरे को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ना, फिर उससे डिफरेंशिएट पूछा जाएगा तुमसे। अच्छा डिफरेंशिएट में डी लिखते हो क्या तुम? अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, डी किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत ही स्मॉल चेंज को। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? बड़े चेंज को। ये नीले डबल वाला फॉर्मूला लिखे, क्वेश्चन कराऊंगा उसका। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला कौन बताएगा? अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है, mv को क्या लिख देंगे? p। क्या h अपॉन p होता है? ये नोट कर लिया सभी ने? बताओ अब लैम्डा क्या था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में p। किसी को परेशानी इसमें? सभी ने सुना हुआ ये? तो ऐसे इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो क्या? p क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किया जा सकता है ऐसा? अब कौन बताएगा? कोई भी बता देना चलो जिसका मन करता हो। dp डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। क्या लगता है क्या आना चाहिए? अच्छा चलो और थोड़ा सा एक बार को आसान कर देता हूँ। y इज इक्वल टू 2/x है, dy बाई डी एक्स बताओ क्या होगा? जीरो कैसे? ये क्या बात करें? x कहाँ कॉन्स्टेंट है? नहीं वो तो छोड़, मैं उसका पूछ रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2/x, उसका डिफरेंशिएशन बताओ। dy बाई डी एक्स बताओ। हाँ लगाना है, वो फॉर्मूला लगा के बताना है। माइनस ऑफ 2/x स्क्वायर। तुम्हें नहीं याद? बिल्कुल नहीं याद ऐसी चीजें? क्या करते हैं अब देखो, मैं लाइक हाँ हाँ देखो यार इधर, तुम यार भूल जाते हो यार, कैसे हो भाई इतना? पहले भी इंटीग्रेशन मैंने डिफरेंस, तुम फिजिक्स में पढ़ के आए होगे डिफरेंशिएशन तो है। एक महीना हो गया तो भूल जाते हैं। 2/x लिखा तो क्या 2 इंटू एक्स टू दी पावर -1 हो गया क्या? लिखा जा सकता है ऐसे? अब सुन लो एक बार ध्यान से, भूल मत जाएगा तो भी केमिस्ट्री और हर जगह काम आता है डिफरेंस। डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे इसको? कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं क्या अगर मल्टीप्लाई में हो तो? अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या? जीरो। अगर किसी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर, मतलब दो हमने बाहर निकाल लिया। अब एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन आगे आ जाता है तो -1 आगे आ गया, फिर एक्स टू दी पावर -1 अरे ऐसे होता है क्या? अच्छा 2 इंटू -1 क्या हो गया? -2, और ये क्या हो गया? एक्स टू दी पावर, तो क्या हो गया ये? बताओ एक बार, सही है क्या? -2/x²। किसी को दिक्कत है इसमें? अच्छा ये वाला जो टर्म है ये वैसा ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे p क्या है? यहाँ पे y, और लैम्डा क्या चीज है? x। लैम्डा क्या चीज है? x। h तो कांस्टेंट ही था, तो इसको p को क्या लिख सकते हो? p इज इक्वल टू h इंटू लैम्डा का इनवर्स लिख सकते हो। तो वैसे एक्सप्रेशन बन गया, h कांस्टेंट, h बाहर आ जाएगा, लैम्डा टू दी पावर -1 का क्या हो जाएगा? -1 बाय लैम्डा का स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे क्या बन रहा होगा? -h बाय, ये रिलेट कर पा रहे हो क्या? बताओ किसी को दिक्कत इसमें? लिख दोगे क्या? बता भाई, डिफरेंशिएशन तो पढ़ के आया डिफरेंशिएशन? तूने भी नहीं पढ़ा? x टू दी पावर n का मैंने पढ़ाया था क्या? क्या था? n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n-1, तो वही करा हमने। तो वो इसी से रिलेट कर रही है, जैसे -2/x² तो कांस्टेंट ही था, वहां पे h था तो h रख दिया, नीचे लैम्डा था तो क्या कर दिया? लैम्डा का स्क्वायर, x की जगह हो गया लैम्डा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं थोड़ी सी चीजें चेंज करके। अच्छा अगर डी छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता होगा? बड़े चेंज को। अच्छा कोई फर्क तो नहीं आना चाहिए भाई, है तो मोमेंटम का चेंज और वेवलेंथ का चेंज, तो इसी को मैं ऐसा लिख दूं, डेल्टा ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से बताओ डेल्टा पी की वैल्यू क्या बन गई?
माइनस ऑफ एच बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू, दिख रहा है क्या, डेल्टा ऑफ लैम्डा, सही है आंसर। अब मेरे को एक बात बताना, 5 और 2 के बीच में चेंज कितना है? एक नंबर है 5, एक नंबर है 2, चेंज 3 का। अच्छा, और का नहीं बताओ, 2 और 5 का चेंज? चेंज हमेशा 3 होता है, चेंज तो -3 नहीं होता। तो मैंने को फाइनल इनिशियल बताया क्या? चेंज का मतलब क्या होता है? दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या होता है? डिफरेंस। अच्छा, जैसे अब तुम ये लिखते हो, अगर dy बाई डी एक्स स्लोप नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलते हैं हम? कि x बढ़ने पे y घट रहा है ना? तो नेगेटिव का साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। पर चेंज तो क्या बताता है? सिर्फ dy बाई डी एक्स, मतलब मैग्नीट्यूड बताना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ ये लिखूं चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से सुनना, तो मेरे को नेगेटिव का साइन तो नहीं कंसिडर करना चाहिए। नेगेटिव का साइन तो सिर्फ क्या बता रहा है? कि डिक्रीज हो रहा होगा। नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है? सिर्फ डिक्रीज। पर अगर मैं सिर्फ चेंज इन मोमेंटम लिखूं तो मेरे को इतना लिखना चाहिए, एच बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू में, बताओ क्या सिर्फ इतना सा लिखना चाहिए था? तो चेंज में माइनस के साइन का कोई रोल नहीं है। वो माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि वो डिक्रीज हो रहा होगा, कि हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और उससे अपने कोई मतलब नहीं है। जब हम एक्सप्रेशन में रखेंगे तो क्या रखना पड़ेगा? सिर्फ चेंज, कि कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन में देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इस एक्सप्रेशन में रखता हूँ, तो डेल्टा पी की जगह क्या रख दूं? ये वाला फॉर्मूला रख दूं। क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू में एच बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन लिख दो ना, एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? क्या चीज? एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ऊपर ले जाए, 4 पाई दिख रहा है नहीं? थोड़ा थोड़ा ऊपर लिख दो, या अगली स्क्रीन पे लिख देता हूँ एक बार। क्या बना? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कहाँ चला गया? ऊपर। और नीचे क्या बच गया? 4 टाइम्स ऑफ पाई। अब एक बार बताना, यहाँ पे लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा ऑफ लैम्डा कौन सी वेवलेंथ? ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी था, उसमें क्या बोलते थे? लैम्डा क्या चीज होता था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन, देखो ये आज तक कभी भी सवाल नहीं आया, किसी भी साल पेपर में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं लिखा भी नहीं होता। एक्सप्रेशन कहां तक लिखे होते हैं? ज्यादातर कौन सा लिखा होता है? मास और कौन सा वाला? पोजीशन, उसका वेलोसिटी और पोजीशन वाला, या फिर वेलोसिटी और मोमेंटम वाला। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किसी भी साल पूछा जा सकता है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ पाई। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पीछे से लिखो, मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल में यहाँ तक ही। किसी साल आएगा, देखिए में सवाल ये है ना। तुम्हारी किस्मत हुई, क्या पता तुम्हारी बारी फंसे। उसमें ऐड कर ले, ये लिखा नहीं हुआ। हाँ नहीं, फॉर्मूला, अच्छा सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिखेगा, फिर पता नहीं चलेगा कैसे आया। वो रिजल्ट तो रटना ही बड़े मुश्किल है, इतने हो जाएंगे, 5,000 रिजल्ट हो जाएंगे। मान लो अगर सारे फॉर्मूले फॉर्मूले ये भी याद करने बैठ जाए। पोजीशन वाला कौन सा है? कौन सा? पोजीशन उसके वाली है ना? डेल्टा एक्स तो पोजीशन ही होती है, चेंज इन पोजीशन। अगर देना बहुत आसान आएगा तो ये तो सीधा फॉर्मूला पूछेगा। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इस पे आते हैं या फिर मोमेंटम वाले पे आते हैं ना। और मैक्सिमम टाइम तुम्हें इस पे मिलेगा क्वेश्चन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी वाले पे। डी से डेल्टा कर दिया। हाँ भाई, क्या चेंज ही तो रिप्रेजेंट करता है। डी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज को। डेल्टा बड़े चेंज है तो चेंज ही। तो हम डेल्टा डेल्टा लिख रहे थे, उसको डेल्टा का चेंज कर दिया। ये एक्स कहाँ पे?
ये वाला इस एक्सप्रेशन में डेल्टा पी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने। क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी क्या निकाला था, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उसमें। तुम घर आके पढ़ते हो क्या, कितने घंटे टोटल? 1.5 घंटा टोटल 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ये फिक्स कर लो। स्कूल तो जा नहीं रहे तुम, तो मतलब टाइम तो बहुत सारा है, 6 घंटे फिर भी बहुत टाइम बच जाता है। फिर भी दिन में बहुत टाइम बच जाएगा खेलने कूदने को भी। 12:30 चले जाते हो यहाँ से, तो तू तो आता लेट है। फिर जो सुबह 8 बजे आते होंगे तो 12:30 बजे फ्री, 12:30 पौने 1 बजे घर, 1 बजे घर, 1:30 बजे घर लंच, 2 बजे बैठ दो है, 2 से 4, 4 से 6 बजे खेलने चले जाओ, घूमो फिरो बढ़िया, 2 घंटे गलियों में घूमो, है ना। 8 बजे वापस, 2 घंटे तो बहुत होते होंगे। 8 से 8:30 डिनर, 8:30 फिर बैठो, 10:30 बजे तक पढ़ो, सो जाओ, नींद भी पूरी करो, पढ़ भी लिए, खेल भी लिए, सारा काम हो गया। चले आगे। ये कहाँ से आया ये इसमें सबसे कुछ मैं इसीलिए बोला लगाया था इसको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा पी निकाल लिया तूने उसमें, सब फार्मूले में सबसे मेन फार्मूला तो यही था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ तक नोट कर लो तो बताना, बस उसके बाद तो रीअरेंज ही करना है सीधा। लिख लिया सभी ने यहाँ तक, तो इसका रीअरेंज करके फॉर्मूला। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं आसान आसान से ना, मैथ चेक हो जाएगा तुम्हारा, बस तुम करते हो ना मैथ सही। क्या क्या चीजें की मैंने तुम्हें, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी निकालना क्या है, एम, सॉल्व कर दो। एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात हो, सब कुछ कौन सी यूनिट में रखना होता है, एसआई यूनिट में। तो पोजीशन का चेंज हमेशा किस में रखोगे, मीटर में। अगर किसी और यूनिट में होगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और वेलोसिटी का चेंज मीटर पर सेकेंड। तो मास जो आएगा वो किस यूनिट में आएगा, फिर केजी में। देखो इससे जो लास्ट कंक्लूजन था, रिजल्ट वो यूज होगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में रिलेशन था क्या कोई, बस फिर सीधा यूज कर दो उसको। अच्छा, अब इनइक्वालिटी नहीं यूज करनी है, साइन किसका यूज करेंगे, कैलकुलेशंस में इक्वल टू का, तो इक्वल टू वाला यूज कर दो। वेलोसिटी वाला, हाँ लाल वाला। सिक्स टू सिक्स 10 to the power minus 34। मास केजी में, सब कुछ ऐसे यूनिट में कर रहे हैं तो मास के ऐसे यूनिट में आएगा आंसर, केजी में मास क्या निकालना है। मास तो है क्या ना, तो बता, अप्रोक्सीमेट बता दे, चल मैं पता चल जाएगा सही करा गलत करा। 5.27 उसके अगर 2 पॉइंट निकालने तो फिर वो प्लस हो जाएगा। अब ये सोच, मैं बड़ा प्यारी सी कैलकुलेशन दी है, सीधा सीधा आंसर होता है। h अपॉन 4 पाई के लिए लिखवाया था क्या कुछ, उसको यूज कर लो। तुम अगर तुम ध्यान से सोचते
जो मैंने h की वैल्यू में 0.527 लिखवाया था, तो तभी तो ये 5.27 गिवन है। .1 क्या कैलकुलेशन आसान होगी क्या? अगर वो h/4 पाई वाला डाटा नहीं याद होता तो क्या टाइम लगता क्या? क्या 10 की पावर -10 आ रहा है? ये कैसे किया तुमने? 0.01 ना, 0.1 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन गलत है, 10 आ रहा है तो 10⁻² तो 0.01 हुआ। इसलिए वो लिखवाया था ताकि कैलकुलेशन आसान तुम खुद कर पाओ। डेल्टा एक्स कितना है? बहुत बढ़िया। डेल्टा वी कितना गिवन है? 5.27 सही है क्या? अच्छा, h/4 पाई डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या वैल्यू होती है h/4 पाई की? ऐसे लिखा था 0.527 इंटू 10⁻⁻34। क्यों खुद कैलकुलेशन करनी जब ये डाटा याद हो, सीधा अप्लाई कर लेंगे। अब रिलेशन क्या अपने पास, डेल्टा एक्स इंटू ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, एम उधर ले जाए और डेल्टा एक्स डेल्टा वी नीचे ले आए, तो h/4 पाई तो कितना है अपने पास? 0.527 इंटू 10⁻⁻34। बहुत बढ़िया। अच्छा, डेल्टा एक्स कितना है? 10⁻⁻10। और ये कितना है? 5.27 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया क्या पूरा? ये 34 हो गया और ये 34 कैंसिल आउट। अच्छा, 0.527/5.27 कितना आ गया? 0.1। 0.1 kg आंसर आ गया। ये आसान तभी होता जब तुम h/4 पाई को उसको यूज करते, क्योंकि उसी के टर्म में डाटा गिवन था ना 5.27। नहीं तो घिसते रहो, लगे रहो 6.626 10⁻⁻34 4 इंटू 3.14 करते सॉल्व बैठ के, आंसर यही आना था। हाँ जी। 5.27 दोबारा पता क्या कहना चाहते हैं? 5.27 को क्या लिखना चाहता था? 0.10 हाँ, तो -23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी भाई, सारा के फॉर्मूला आता था, सब कुछ कर लिया, हमसे डिवाइड ही नहीं हुआ। फिर केमिस्ट्री का कोई दोष नहीं है ना, फिर मैथ वाले को पकड़ो, है ना, वो भी 10वीं वाले को। चलो एक और कर लेते हैं इस पे, एक और कैलकुलेशन चेक हो जाए तुम्हारी। अब कई बार पता है क्या होगा हमारी ना बड़ी आदत होती है, हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते ना, हमारा आंसर गलत आया था। अब रिसेंट टाइम में जेईई मेन में आ रहे हैं इंटीजर टाइप, तो वहां पे जो डाटा गिवन होता है ना, अब जब हम h/4 पाई यूज कर रहे हैं तो 6.626 यूज कर रहे हैं, तब वो कितना बन रहा है? 0.527। वो कई बार कहेगा h, एक काम करो 6.5 यूज कर लो, 6.5 इंटू 10⁻⁻34। फिर अपना ये करामाती दिमाग नहीं करना, h/4 पाई ये लिख दो, फिर जो वो h कह रहा है वही फॉर्मूला लिख दो, फिर उसी को यूज करो ना। नहीं तो फिर वो होगा क्या, मान लो तुम्हारा आंसर आया 34.8, तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया? 35। नियरेस्ट तो यही होगा इंटीजर, पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता था 34.4, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर आंसर क्या हो जाएगा? 34 पे। हम सब कुछ सही भी करके आए, -1 भी ले आए घर पे, तो हमने सब कुछ सही भी करा, घर पे -1 ले आए, है ना। जैसे अब अगला क्वेश्चन होगा ऐसा ना, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉल
और मास 150 ग्राम, बिल्कुल ऐसा यूनिट में ही रखना है। क्वेश्चन यही था, मैंने इसलिए तो दिया है, तो था केजी, मैंने करा उसको ग्राम में ना, क्वेश्चन में केजी में गिवन था। if uncertainty in position is 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और कह रहा है यूज h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। बिल्कुल सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना होता है, सारी कहानी रखना किसमें है, एसआई यूनिट में, मास केजी में, ठीक है, पोजीशन किसमें, मीटर में। (10⁻−10) बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करना ना, थोड़ा बहुत कर लोगे तो चलो मान लेंगे, उसने कर ही दिया थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट, तो 6.62 6 को क्या बोल रहा है, 6.6 दे दो। वैसे रखना तो नहीं, तू रख के देना तो कर दे, तेरी इच्छा है तो आस पास तो आ ही जाएगा, तो कितना एक फर्क पड़ेगा, 6.62 6 और 6.6 में, थोड़ा सा डेसिमल प्लेस पे है ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो एग्जैक्ट करना होता है, अब तो सब्जेक्टिव सवाल है, कर लो चाहे आसपास करना है तो। अगर 4 ऑप्शन होते फिर तो कोई बात नहीं थी। जीरो पॉइंट 10 कितना, 0.5 गलत, -24 तो सही लग रहा है, वो तो ठीक है, 35 तेरा सही है, क्या बात, उसको 3.5 कर दे फिर, 24 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बता रहा 3.5 इंटू 10⁻⁻24। हाँ वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, -23 24 23 आना चाहिए, अगर 35 आ रहा है तो 24 -20 फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर सॉल्व नहीं होता, डिवाइड मुश्किल है, 1 डिवाइडेड बाई 2.86, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो वो फिर 20 वही बन जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा वो, 10⁻⁻24 आएगा। क्या क्या चीजें गिवन है तुम्हें, मास गिवन है कितना, इसको केजी में करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.15, सही, और क्या गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है, कितना गिवन है तुम्हें 1 एंगस्ट्रॉम, अब ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, मतलब किसमें, मीटर में, कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 4πm, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, एच को अब ये लिख दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, पाई की वैल्यू 3.14, अगला डेसिमल तो क्या है, 143 होता होगा शायद अगला डेसिमल,
अगला नहीं पता तेरे को डेसिमल। मास कितना हो गया 0.15 और वो सेम बात 22/7 को भी सॉल्व करेंगे 3.14 समथिंग आएगा है ना, वो चलता रहेगा। और 2 डेसिमल तो यही बनेगा ना। अच्छा 10 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 24। तो ये डायरेक्ट लिख दूं, ये कितना बच गया 10⁻⁻24। तो अब है क्या 6.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 और 0.15। अब सभी ने सॉल्व कर लिया, लिख दूं क्या? सभी कर चुके हैं सॉल्व? तेरा क्या है नहीं बना? हाँ तो 6.6 से डिवाइड करेगा उसको फिर। ऊपर तो 6.6 है, नीचे कितना आ रहा है तेरा? कितना आ रहा है ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करने पे? 4 इंटू 3.1 4 इंटू 0.15। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 1.884 है। 8 वही बात है, अंदाजा मार देता है 8 9 ले लेता तो 1.89 कर दे उसको, या 1.9 कर दे और अप्रोक्सीमेट लेना है तो ये कितना बनेगा? अब इसको डिवाइड तो करेगा 6.6 को, तो देख 6.6 बटे अगर 2 होता तो वैल्यू कितनी बनती? 3.3। अब 3.3 से क्या आएगा ज्यादा, तो कितना आता है 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। और यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में आएगा, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सॉल्व करने पे भी। ठीक है, सॉल्व करने पे अगर कैलकुलेशंस खुद आसान करनी होगी, कुछ उसने एच के बारे में नहीं बोल रखा होगा तो h/4 को क्या यूज कर लेंगे 0.527 इंटू 10⁻⁻34। तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी ना। अच्छा एक इस पे बढ़िया सवाल करते हैं ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता हुआ, न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता? बताओ भाई क्या लगता है तुम्हें, हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर? चलो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिए सबसे पहले। हम इस हेजनबर्ग की बात से प्रूव करते हैं। अभी बोर की तो बात गलत है, वो ऑर्बिट ऑर्बिट नाम वाली चीज ही नहीं है। अब इससे कैसे प्रूव किया जाए कि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है? वो हाइड्रोजन के लिए तो चलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक से ज्यादा के लिए नहीं चलेगा। तो एक सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वो एक्सपेरिमेंटल चीजें सही मैच करती हैं और किसी के लिए नहीं करती ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख दूं अब अगला। ऐसा क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। वेलोसिटी पता है, वो जो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे ना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ जाएगा। क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है? तो बस यही बात हम प्रूव कर देंगे ना। किससे? एक्सप्रेशन कौन सा यूज करोगे? डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम। अब उस किसमें पुराने टाइम में तो आया हुआ है, सब्जेक्टिव के टाइम में पूछता जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था। अब कुछ मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ लेगा। ये नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। Prove that electron is not present in nucleus. अच्छा रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था हमने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके जस्ट बाद में हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला लिखा था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रदरफोर्ड मॉडल के बाद लिखवाया था क्या? देखो कॉपी में, भला हुआ तुम्हारा, तुम्हें चीजें याद तो रहती नहीं, कम से कम पेज पलट के तो देखोगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला रदरफोर्ड मॉडल के बाद लिखवाया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके जस्ट बाद रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखा था। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला लिखा था, r इज इक्वल टू r नॉट a⁻1/3। चलो आगे, तुम्हें खुद की कॉपी में नहीं मिलता है, आगे चलना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद में
a to the power 1/3। अच्छा आर नॉट क्या था वहां पे? -13 सेंटीमीटर लिखवाया था कैसा? तेरे को मिल गया है ना? तो क्या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का है? 10 की पावर -13 के ऑर्डर का, वो भी सेंटीमीटर में। तो मीटर में क्या हो जाएगा? 10 की पावर -15। अब हम क्या मान रहे हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? उसी रेडियस में कहीं ना कहीं रहा होगा। तो हम क्या मानते हैं कि मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो सकती, चेंज इन पोजीशन कितना हो सकता है न्यूक्लियस के लिए? क्या 10 की पावर -15 मीटर का हो सकता है? बताओ एक बार। ये मैक्सिमम हो सकता है। तो उसका रेडियस कितना है? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का। तो मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -15 के मीटर का। क्या इस ऑर्डर का है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? एफएम का सॉरी, इसमें वो तो हमने फेम्टोमीटर लिख दिया था बाद में, है ना? वो छोड़ दो। क्या इस ऑर्डर का होता है ना? अब अगर मैं बात करूं किसमें, क्यों ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ की। मीटर फिर ऐसे यूनिट रखेंगे ना। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है? -31 kg। अगर मैं अब यहाँ पे डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm यूज करूं, तो डेल्टा वी h/4π को क्या लिखते हैं? 0.527 इंटू 10⁻⁻34। नीचे कितना आएगा? 10⁻⁻15। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अच्छा और सारी चीज छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, 10 की पावर कितना आएगा? कितना आ रहा है 10 की पावर? -12 के प्लस का 12 कितना आएगा? 10⁻। ऐसे ही आ रहेगा क्या? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 12 के ऑर्डर का हो सकता है क्या कभी? कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से तो क्या होना चाहिए? कम। स्पीड ऑफ लाइट से तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। कहाँ होता है? न्यूक्लियस से बाहर। क्यों ऐसा? अभी सोचो, न्यूक्लियस से बाहर होगा तो क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी? तो डेल्टा वी क्या होता जाएगा? कम। तो कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर दो चीजें क्या होंगी? सही होंगी ना। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज नॉट पॉसिबल। वो हमने ऊपर फॉर्मूले में लिख दिया h/4π को। 0.527 इंटू 10⁻⁻34 लिख दिया। ग्रेट। हाँ पूछ लेगा तो फिर बता देंगे। अरे अगर कुछ 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन तो देगा, उसमें अगर ऐसा हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल तो लिख देंगे पॉसिबल नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम क्या बोलते हैं हम? स्पीड ऑफ लाइट। तो इससे ज्यादा किसी की पार्टिकल की स्पीड नहीं हो सकती ना। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर कहाँ भागेगा? वो तो बाइंड है थोड़ी सी जगह पे ही है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हेजनबर्ग को शांति दे देते हैं ना, खत्म करते हैं। तुम परसेंटेज में तो कर पाते होगे, अगर बोलते इतना परसेंट उसके अंदर एक्यूरेसी है, परसेंटेज तो निकाल लेते होगे। 20 का 2% निकालना तो कितना होगा? 20 इंटू 2/100। तो 2 क्वेश्चन करते हैं, एक में 2 करेंगे। देख लिया? चले आगे। चलो क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड
to move in a closed cubic box of length of side 10 centimeter. Calculate uncertainty in its velocity. है ना? तुम्हें सभी को पाइथागोरस लगानी आती है? चलो एक दो बातें बताना। इस रूम को क्यूब मान ले थोड़ी देर के लिए, है ना? ऐसे है नहीं, क्यूब मान लेते हैं। ये क्यूब है ना, इस क्यूब में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस बताओ। अगर एज लेंथ ए है, एज लेंथ क्या है? ए है, तो क्या पाइथागोरस अप्लाई करोगे? कौन से वाला? ये ए हो गया, ये ए, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस कितना? रूट ऑफ 2 है। निकाल पाओगे? कोई दिक्कत? इस कोने से वो नीचे वाला कोना, ऊपर वाले से वो नीचे वाला, ऐसे डायगोनल, बॉडी डायगोनल नीचे जा रहा है, ये डिस्टेंस निकालो। मुश्किल है? रूट 3 x मतलब ए है ना। कैसे? ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? ए। अच्छा नीचे नीचे वहां चले जाए तो रूट 2 ए रहा होगा क्या? अरे ये जैसे ये फेस डायगोनल रूट 2 है, ऐसे नीचे वाला डायगोनल में तो रूट 2 आया होगा, तो ये रूट 2 है, ये ए, तो फिर ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया नीचे वाला। अब बताओ, ये एक हो गया रूट 2 है, ये ए, तो हाइपोटेनस बताओ कितना आया होगा? रूट 2 ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या बनेगा वो? 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट दोगे तो रूट 3 है, कितना बनेगा? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा पूरे क्यूब में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकता है क्या? पूरे क्यूब में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है? रूट 3 है। कितनी हो सकती है? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। जैसे हम न्यूक्लियस के लिए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या मान रहे थे? उसका पूरा रेडियस। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है? रूट 3 है। तो बस ये इसलिए पढ़ना था क्योंकि हम जब क्यूब बनाते हैं तो क्यूब में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी हो सकती है उसकी? बॉडी डायगोनल के अक्रॉस ना। बना के दिखा देता हूँ अभी। ये क्यूब है, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होता है? रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये पता चल गया तुम्हें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, और ए कितना गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में? पढ़ो 10 सेंटीमीटर, तो इतना क्या बन गया? सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो? क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बन गया? रूट 3 बाय, चलो मैंने डेल्टा एक्स बता दिया, डेल्टा भी तुम बता दो। रूट 3 को सॉल्व कर सकते हैं? रूट 3 कितना होता है? 1.732, बस अब तो कर दोगे सॉल्व। ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए लिखा था ताकि ये पता चल जाए क्यूबिक अगर कोई सिस्टम हुआ तो वहां पे मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है? बॉडी डायगोनल, रूट 3 है। 0.17 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। अभी तो डेल्टा एक्स है, डेल्टा वी निकालना उसके बाद। डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन 4 पाई एम, फॉर्मूला तो ये लगेगा डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन 4 पाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg। पहला मैं सॉल्व नहीं करने वाला, जो तुम बताओगे मैं आंसर लिख दूंगा। रूट 3 कहाँ पे? ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है क्यूब में? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए? रूट 3 हो सकता है। क्यूब में, किसी भी क्यूब में अगर एज लेंथ है ना, तो उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? रूट 3 है। रूट 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। क्यूब के अंदर कौन कौन से निकल, कहीं से भी डिस्टेंस निकालना, मैक्सिमम क्या हो सकता है? हाँ तभी तो सॉल्व होगा। कौन सा डायगोनल? 10√2 आ गया। एक्स क्या चीज होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अच्छा इस क्यूब में अगर कोई चीज मैक्सिमम उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है
कि या तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही हो सकता है। वो मैक्सिमम वैल्यू ले रही है हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में, ये मैक्सिमम चेंज है उसका ना। हाँ पाइथागोरस का है। कहाँ पे 10 10 लगेगा? हाँ मैंने a मान लिया उसको, तो a की बाद में वैल्यू रख दी, इसको a मान ले, ये a मान ले। एक काम कर, तू अब खुद ही बता यार, ये a वाला डिस्टेंस कितना है, a वो डिस्टेंस भी कितना है a, ये कितना होगा √2 है, एक ट्रायंगल बनाना है, वो √2 है, पता चल गया। ये वाला डिस्टेंस अब कितना है, अब ये निकाला पाइथागोरस से, √2 है और a हो तो पाइथागोरस से क्या आता है हाइपोटेनस। √2 एक ही है सर अपने। मैक्सिमम लेनी थी अनसर्टेनिटी का, हाँ मैक्सिमम √2 पे ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है, √3 ज्यादा होता है। √3 इधर। अब बता ये इस ट्रायंगल में निकाल, तो वो तो लिखा है √3, a की वैल्यू पे 10 रख दी, कर देगा सॉल्व तुमने। 0.527 तुमने सीधा वैल्यू रख दी, मतलब सॉल्व नहीं करा आगे, कोई भी नहीं कर रहा क्या? हाँ, करो करो बहुत बढ़िया। √3 1.732 732 आपने निकाली सर इससे? देखिए देख दिया, सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ। वो सामने आंसर लिखा, 0.46 और वो 10 की पावर चेक कर लेना भाई। बता दे कैलकुलेटर से तो यही आ रही है, अब और पता नहीं, कैलकुलेटर तो गलत नहीं बताता होगा, कैलकुलेटर तो गलत नहीं बताता होगा। चलो कर लेना सॉल्व करके आगे। एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं इस पे ना, 10 की पावर ही नहीं बची, ये कैसे हो गया? सब कुछ तो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 333 आना चाहिए था फिर, नहीं 333 भी नहीं आना चाहिए था ना। आपने वैल्यू के लिए किसको? 527 527 15743 डिवाइड करना है उसको, 743 15743। इतना बड़ा नंबर कहाँ से लाया तू? तेरा है 0.033। √3 की पावर वैल्यू क्या लेंगे? √3 की 1.732। चलो एक लास्ट सवाल कर देंगे फिर, अब चलो अब आखिरी है बिल्कुल, सॉल्व करने वाला नहीं है कुछ भी। अरे ये तो करना था ऊपर। अरे सही आएगा, क्यों गलत आएगा? तो तू खुद तोड़ना कर रहा है, तू कैलकुलेटर से तो कर रहा है, सही आएगा अब तो, बिल्कुल सही आएगा। आप लिखो आगे। अगर फॉर्मूला तुमने सही अप्लाई किया फिर आंसर तो गलत आ ही नहीं सकता।
वो तो तुम्हारे मल्टीप्लाई डिवाइड पे है, तुम क्या करते हो। चलो लास्ट, अब जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं लिखा क्या, जल्दी लिख। अब बिना सॉल्व करने वाला सवाल, 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, तुक्का मारने का भी मौका मिलेगा। चले फिर आगे, चलो क्वेश्चन लिखो। कह रहे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन is twice the uncertainty in momentum. What will be uncertainty in velocity? A ऑप्शन है रूट ओवर h बाय पाई, बी ऑप्शन है 1/2m रूट ओवर h बाय पाई, सी ऑप्शन है 1/2m। इस क्वेश्चन में एक नई बात भी पता चलेगी, है ना। अब एक बात सुनना, आप कर रहे ना ना मैं तो बस एक बात कर रहा हूँ, h/2 पाई ऐसा लिखा मिलता है, क्योंकि है तो क्या ये h के ऊपर क्रॉस मार देते हैं ना, ऐसे काट देते हैं। h/2 पाई को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। ये जो h क्रॉस करते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। क्या देखना सी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है क्या, सही है। क्या ये आंसर है, आंसर नहीं है। करो सॉल्व इसको। अब क्या करें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, ट्वाइस है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जो गिवन है लिखते जाओ, और जो तुम्हें फॉर्मूले पता है उसमें भटकते रहो, इक्वल टू साइन लेते रहना। वो तुम देखो कौन सा लेना है, वी निकालना है तुम्हें, वही ले रहे हैं। तो अगर वी ले लेगा फिर सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, रिलेशन तो पोजीशन और मोमेंटम में थर्ड ऑप्शन है क्या ना, क्या थर्ड है। ऑप्शन तूने कैसे करा, सॉल्व करा, कैसे बताओ। नहीं आएगा। नहीं मारने, सबसे पहले लिखो डेल्टा एक्स किसके बराबर गिवन है, पढ़ो स्टेटमेंट, पहली लाइन पढ़ो, टू पी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी। देखो फिर जो बोलता हूँ लिखते चलो, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, सही है। अच्छा तुम्हें क्या रिलेशन पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला रिलेशन पता है, लिखो क्या पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम वाला लिखो ना, 4 5 एम कहाँ से आएगा मोमेंटम वाले में, ताजा ताजा पढ़ के गलत लिख रहा है। देख दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, h/4 पाई। अच्छा अब एक काम करो, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख दो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, वहां से सिर्फ डेल्टा पी निकाल के बता दो क्या आएगा। ये काम करो, पहले डेल्टा एक्स गिवन लिख दें। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम बस उसको कॉम्प्लीकेट कर रहे हो। डेल्टा एक्स क्या गिवन है तुम्हें, बहुत बढ़िया, सभी को पता ही है। अच्छा डेल्टा एक्स की क्या रिलेशन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, h/4, ये भी सभी को पता है। अच्छा फिर डेल्टा एक्स की जगह क्या रख दें, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, तो क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया क्या, बताओ सही है। अब एक क्या करो इसमें, डेल्टा पी का स्क्वायर क्या हो गया, सुनते चलो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम दिमाग नहीं चलाते। पाई नहीं, पाई तो बचेगा ही, h/में 8 पाई हो गया क्या, हाँ तो क्या m नहीं बचा, फिर m भी नहीं आ रहा क्या, m तो आएगा। देखो एक बार इसको ऐसा लिखते हैं रूट ओवर, अच्छा 1/√8 क्या होता है, 2√2 क्या,
ठीक है, ये एक काम कर लो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, क्या परेशानी, सही है, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, डेल्टा पी क्या चीज होगा? एम टाइम्स ऑफ, होता है ऐसा? सुने सभी ने ऐसा क्या? बहुत बढ़िया, फिर एच अपॉन में निकालना क्या है अपने को? डेल्टा वी निकालना है क्या? डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई? 1 में एम रूट ओवर में एच डिवाइडेड बाय 8 पाई। सही है, अब देखना ध्यान से सुनो, 1/m ऐसे लिखते हैं, एच अपॉन में 2 पाई इंटू 1/4। सही है, लिखा जा सकता है उसको। अच्छा, एच अपॉन 2 पाई को क्या लिख देंगे? रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। देख सकते हैं, अभी बताया, एच अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हो? रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। और जो 1/4 है वो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बार आएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय, क्या ऑप्शन सी मैच कर देगा क्या? वो तो तू ऑड वन आउट निकाल रहा था। सही है क्या? तो 1/2m रूट ओवर h/2 भी लिख के दे सकता था, वो तो क्या ही बड़ी बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस बहुत है। क्या हो गया? ये इजी था ना, तो ऐसे ही आते हैं, आसान आसान सवाल, बस पेपर में नहीं होते वो, फिर क्योंकि हमने देख नहीं रखे होते। One by 0.033. क्या करूँ उसका? So yeah, solve. अच्छा, पता नहीं क्या इसमें क्या आंसर बता रहा है। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में अटका हुआ अभी तक। 1/0.033, 30.3। ये आया है 1 into 10 square minus 3 है। पता नहीं क्या बता रहा है, पिछले वाले का बता रहा है क्या? सर तो पहले पहले चेंज भी लिखते हैं पहले एच वाले में, जैसे आपने बाद में किया यहाँ पे एच अपॉन 2, इसको रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट में, अरे वो तो पता नहीं था ना कि और ऑप्शन में तो एच बाई पाई पाई भी था, क्या अब तो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट वाला आंसर ना होता, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में चेंज करा। क्या अब तो वो आंसर ना होता, एच अपॉन पाई या कुछ और बन रहा होता। क्या है 0.03। 30.3 लिख लिया, चले आगे, लिखो जल्दी, नोट करो। ये कहानी क्या हुई? अब बोर गलत हो गया क्या? अब कोई और नई थ्योरी लानी पड़ेगी। तो अगला कौन सा आया था? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसिडर किया गया था ना। देखो उसमें टफ करना तो उसको कितना ही कर लो, ठीक है, जितने ही मैं पढ़ेंगे बस सारे ही, उसमें से जो काम काम की चीज होगी बताता हूँ कि ये ध्यान रखना है, वो आया कहाँ से, वो चाहे नहीं भी याद होगा तो काम चलेगा ना। नेक्स्ट जो मैकेनिकल मॉडल है वो कौन सा है? उसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। इसी को क्या बोला जाता है? किसका? कई दिन चलेगा ये कहने में लास्ट है, पर चलेगा काफी सारे दिन ना, ठीक है, 4-5 दिन तो मान के चले, ठीक है। अच्छा, ये किसने दिया था स्टार्टिंग करने ना? इसको पूरा स्टार्ट नहीं करेंगे आज, बस 2 बातें लिख के छोड़ देते इसके बारे में, किसने दिया था और क्या उसने माना था, फिर करेंगे कल इसकी अच्छी बात ना। ये दिया किसने था? साइंटिस्ट था स्टार्टिंग ना। इट वॉज प्रपोज्ड बाय स्टार्टिंग। अभी तक इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर मान रहे थे? पार्टिकल नेचर। इसने क्या माना? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, और उस वेव की क्या निकाली इसने? एक इक्वेशन डिराइव करी ना, जो अपने कोई काम की नहीं है, सिर्फ लिखी हुई देखी हुई होनी चाहिए और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा ना। क्या लिखेंगे? ही डिराइव्ड एन इक्वेशन, हाँ, डिराइव्ड की इक्वेशन क्या, पहले लिख लो, ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन like an wave
and derived an equation of wave. उस वेव किसने क्या डिराइव करी? इक्वेशन ना। आज ही लिखूंगा इक्वेशन, जाते जाते डर तो नहीं जाओगे? लिख दो तो, है ना, परेशान तो नहीं होते होगे? डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं डी स्क्वायर साई। डी का मतलब डबल डिफरेंशियल, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। साई, साई होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, जो वेव इसकी इलेक्ट्रॉन वेव है ना, या वेव फंक्शन बोलते हैं इसको, साई साई। अभी लिख दूंगा तसल्ली रख। ना ना, इक्वेशन है E माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। आगे इसका सॉल्यूशन भी लिखवाऊंगा तुम्हें बहुत आगे चलने के बाद ना, इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं हम डबल डिफरेंशियल का। तो जब वो सॉल्यूशन करेंगे ना, तो फिर मेडिकल और जेई मेन वालों के लिए कोई काम नहीं होगा। कोर टॉपिक किसका होगा? जेई एडवांस का ना। इसको बोलते हैं स्ट्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ कुछ टर्म्स है। साई क्या रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रॉन वेव है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ना। यहाँ पे m क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कभी नहीं चेंज होगा। E क्या चीज है? टोटल एनर्जी। और U क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स इज dy बाई डी एक्स, dy बाई इलेक्ट्रॉन कहीं तो 3D प्लेन में घूम रहा होगा ना, तो अब इलेक्ट्रॉन को कहीं सर्कुलर सर्कुलर पाथ नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉन एक 3D स्पेस में कहीं प्रेजेंट होगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। अब यहाँ तक तो ये सही चलेगा, अब ये सही है या नहीं मेरे को नहीं पता, पर अपने यहाँ तक ही चलेगा ना। पूरी केमिस्ट्री अब इसी पे चलेगी ना, क्वांटम नंबर्स पे। तुमने कई बार देखा होगा एस पी डी एफ सब शेल लिखे होते हैं ना, तो सारी कहानी किस पे चलेगी? अब इसी पे ना, मॉडल पे। आज के लिए बहुत है।